हेलो एवरीवन। कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग है which are as follows: electrostatic field due to hollow cylinder या solid cylinder and some questions as a question practice for all of you. So पहले हम देखेंगे कि जो हमारा hollow cylinder है के पास एक hollow cylindrical charge है infinitely long on both sides and इसकी curved surface पे charges है, रेडियस है इसकी r। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसकी डेरिवेशन हम गॉस लॉ से करते हैं और इसमें कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है एंड फिर भी हमें इसको देखना चाहिए एंड इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमें याद रखने चाहिए अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा होलो सिलेंडर होता है, इसकी सरफेस पे अगर चार्जेस है, सरफेस पे हर जगह कर्व सरफेस पे, तो इसके लिए हम दो डेंसिटीज डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा एज वेल एज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ एज वेल एज चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इस पर टोटल चार्ज है क्यू इस पूरे हॉलो सिलेंडर पे इनफाइनली लॉन्ग, तो उसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसी चार्ज को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इंटू 2πRL। 2πRL का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप आती है इस हॉलो सिलेंडर के लिए कि चार्ज पर लेंथ कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 2πR, बिकॉज ये भी चार्ज है इस पर, ये भी यही चार्ज है, दोनों को इक्वल करके हमारा लैम्डा आता है सिग्मा इंटू 2πR। तो अगेन हम यहाँ पे हॉलो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से स्टडी करेंगे। फर्स्ट, अगर कोई पॉइंट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर है और कोई पॉइंट अगर इससे बाहर है। यहाँ जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम करेंगे एक्सीस से, तो दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय आर एज इट्स रिटन ओवर हियर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से वो होगी ओबियसली रेडियस से कम। और आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज़ ज़ीरो। ये कहाँ से आता है, गॉस लॉ से आता है, अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंड्रिकल चार्ज विल बी ज़ीरो। अगर कोई बाहर वाला पॉइंट है, अब मतलब जिसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ग्रेटर देन रेडियस होगी ऑब्वियस, तो हॉलो सिलेंडर का बिहेवियर जस्ट लाइक इनफिनिटी लॉन्ग वायर होता है अलॉन्ग इट्स एक्सिस। तो फॉर एन आउटसाइड पॉइंट दिस हॉलो सिलेंडर इज नॉट अ सिलेंडर बल्कि अ वायर, एन इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे आएगा जैसे इनफिनिटी लॉन्ग वायर का होता है, और उसका होता है 2k लैम्डा बाई आर, रेडियली आउटवर्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और रेडियली इनवर्ड अगर ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द होलो सिलेंडर इज 2k लैम्डा बाई आर और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ मैंने की वैल्यू सब शूट की है। क्लियरली एट एन इनसाइड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जब तक आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और जैसे तुम बाहर जाओगे बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द होलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो cylindrical charge versus distance from the axis can be written like this। पहले यहाँ पे जीरो इनसाइड, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। तो अब यहाँ पे ना चार्जेस हर जगह है, सिलेंड्रिकल चार्ज है और चार्जेस कर्व्ड सरफेस पे भी और इनसाइड भी है। तो मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर के लिए रो है हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हर जगह चार्ज है इनसाइड इट ऑन द सरफेस ऑफ इट, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये ऑल्सो मस्ट बी वेरी केयरफुल कि दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। Again, we'll see in a two ways over here the electric field to solid cylinder at a point inside it. For that point, distance from the axis will be less than capital R radius. तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट लाइक इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर सॉलिड सफ़ेयर होगा तो उसके इनसाइड पॉइंट पे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड सिलेंडर के केस में इट इज़ रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई रियली एडवाइज यू टू रिमेंबर दिस, देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दिस इन जेईई मेंस। और यहाँ we can clearly see rho which is clearly uniform constant to epsilon और constants r is a variable, it can vary from 0 to capital R inside the cylinder। तो यहाँ पे डेडी प्रोपोर्शनल टू आर आएगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। और अगर कोई पॉइंट हम सिमिलरली बाहर लेंगे यहाँ पे जो कि एक्सिस से आर ग्रेटर देन कैपिटल आर दूर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर is equal to rho r square upon 2 epsilon naught r। You can clearly see electric field outside is inversely proportional to r, and it just behaves like a, for a point outside it behaves like a wire along its axis। You can see electric field is inversely proportional to r।
सो इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो वैसा ही है जैसा एक सॉलिड सिलेंडर होता है, सॉलिड स्फीयर होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसका इनसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आउटसाइड पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है हमारा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, outside inversely proportional to r. The graph will be like this. inside points पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसका जो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इसका आएगा सीधे सीधे रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कॉन्स्टेंट, और आउटसाइड पॉइंट्स पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। यू कैन क्लियरली सी ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सिलिंड्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन थ्रू कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे देंगे आपको सॉलिड सिलेंडर एंड दी एक्सिस, बोलेंगे यहाँ पे कोई चार्ज है, बताइए इसको कितनी वेलोसिटी देनी है ताकि सर्कुलर मोशन करे इसके अराउंड। जी आपको वैसे ट्रीट करना है इसको जैसे हमने वायर ली थी ऐसे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और यहाँ पे रखा था इलेक्ट्रॉन में, बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन करे। टाइम पीरियड भी हमने निकाला था, यही क्वेश्चन इसमें आते हैं। These are some points which are mentioned in the NCERT regarding Gauss law, तो आपको इसको देखना चाहिए। Gauss law is true for any closed surface no matter what's the shape or size, कोई भी closed surface हो उसके लिए ये valid है। एंड टर्म Q जो आती है enclosed charge, तो आप देख सकते हो मैं भी located anywhere inside the surface, ये भी मैंने समझाया है आपको अच्छे से। This point also, and you can see all of these points are discussed already and I have told them, but you can just read them so that चीज़ें आसान हो जाए। Particularly this point, Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry। जैसे हमने बताया आपको क्लास में, अगर वायर होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होती है, या लार्ज प्लेट होता है हमारा, उसकी भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होती है, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। उससे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गॉस लॉ से बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक और पॉइंट है, 6th पॉइंट, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। गॉस लॉ और कूलम्स लॉ आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर, हम उसको देखेंगे। एंड एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रहे, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड, गॉस लॉ वैलिड तब है अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड है। अगर कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है तो गॉस लॉ वैलिड हमारा नहीं हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द IIT एंड यू शुड रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ इट। अभी मैं इसको डिराइव नहीं कराऊंगा यहाँ पे बिकॉज शॉर्ट लेक्चर है एंड जो काम की बातें हैं वही डिस्कस हो रही है। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, एंड हमने इसमें कैविटी क्रिएट की है, सिलेंड्रिकल कैविटी ओवर हियर, और एक्सीज ऑफ सिलेंडर एंड एक्सीज ऑफ कैविटी के बीच जो डिस्टेंस है वो है a बेटा, और वेक्टर ए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, वेक्टर ए वेक्टर इज वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये रहा ए वेक्टर, याद रहे। इस कैविटी के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आता है वो यूनिफॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूनिफॉर्म, और इसकी वैल्यू आती है रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको अगर याद है हमारे पास अगर सॉलिड सिलेंडर होता है उसमें मैंने कैविटी क्रिएट की, सॉलिड स्फीयर होता है और उसमें मैंने कैविटी क्रिएट की, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर और कैविटी के बीच डिस्टेंस है ए वेक्टर, या वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर टू द सेंटर ऑफ कैविटी। तो इस कैविटी के इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म आता है, वो आता है रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ क्लियरली यूनिफॉर्म। सो दीज वर जस्ट बेसिक एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन थी जो कि कंप्लीट हो गई, आपको ये रिजल्ट्स याद रखने चाहिए। एंड विल सी सम क्वेश्चंस नाउ। देखिए बेटा ये क्वेश्चंस है, आपको बताना है मैच द फॉलोइंग। Q लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब टर्मिनेट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Q ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से ऑरिजिनेट हो जाएंगी, Q ग्रेटर देन 0, Q2 लेस देन 0 तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। बोथ ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से ऑरिजिनेट ही हो रही है, तो ये ऑप्शन आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक और क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन 2। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। फाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन। ये क्लास में क्वेश्चन किया आपने ये वेलोसिटी निकाली है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो इसका मतलब सीधे मास इनटू वेलोसिटी। क्लास में हमने क्वेश्चन किया है ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अराउंड, तो हमने क्या किया है कि इस पे जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द वायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर वो होगा 2k लैम्डा बाय r इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यही फोर्स को नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा।
एंड हमने एम वी स्क्वायर बाई आर को इसके बराबर किया। तो यहाँ से हमने क्या किया है, वी की वैल्यू निकाली और मोमेंटम अगर निकालना है तो एम वी, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ इट, इट्स द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं क्लास में। स्लेंडर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप एज शोन द फिगर। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स नॉट यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म होता, इफ इट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसके थ्रू फ्लक्स आती जीरो। क्लास में हमने वो क्वेश्चन किया है। देयर इज अ नोट रिटन ऑल्सो ओवर हियर, मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड, just a second. Gauss law, note. All right. यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस होती है ज़ीरो इफ ई इज़ यूनिफॉर्म। सीधे ये दिमाग में याद रखना। आपके पास अगर क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसके थ्रू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जीरो आती है। जितनी इनकमिंग फ्लक्स उतनी आउटगोइंग फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, आपको बताना है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स। हम बेटा देखो, जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। तो इसका मतलब फ्लक्स होगी सिर्फ इसके थ्रू और इसके थ्रू। इसका एरिया वेक्टर इधर है और इस सरफेस पे जो हर एक पॉइंट है उसके लिए एक्स की वैल्यू ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर आई कैप, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स नेगेटिव आएगी बिकॉज इनके बीच एंगल है 180। फ्लक्स आएगी ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू -1। तो ये रहा माइनस पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे है, इनकमिंग फ्लक्स। यहाँ पे आउटगोइंग फ्लक्स एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2a आएगी, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इसके थ्रू फ्लक्स जो होगी आउटगोइंग फ्लक्स वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, वो तो 1 आएगा। टोटल फ्लक्स होगी 5m + 5 to 3a स्क्वायर पाई आर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस होगी, तो दिस इज द आंसर ऑफ इट। ठीक है बेटा। Electric flux of a cube of length a is phi naught. If an edge of the cube is made 2a and the charge enclosed is doubled, the new flux for the cube will be twice हो जाएगा सीधे। देखो, आपके पास अगर चार्ज है यहाँ पे क्यूब और ये सफ़ेयर है, आप सफ़ेयर को कितना भी बड़ा करो या कितना भी छोटा करो, चार्ज एनक्लोज तो क्यू ही होगी, तो फ्लक्स सेम होगी। यहाँ पे इसने बोला है चार्ज एनक्लोज क्यू है और क्यूब की साइड लेंथ है, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने क्यूब की डायमेंशन बढ़ाई है, डबल किया है इसका वॉल्यूम, तो चार्ज इनक्लोज भी ऑल्सो डबल की है। तो इसका मतलब अब इस बड़े क्यूब के थ्रू चार्ज फ्लक्स जो होगी वो होगी चार्ज इनक्लोज 2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही आएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई नॉट है तो 2 फाई नॉट, डबल फ्लक्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लार्ज कंडक्टिंग शीट्स, यू कैन स्किप दिस स्लाइड नाउ। ये हमें कैपेसिटर में पढ़ना है, कंडक्टिंग शीट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल। A point charge is placed at point x at distance r from short electric dipole. The initial acceleration is given as this. तो आपको बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल से कुछ r डिस्टेंस दूर है एट एन एंगल ऑफ 60। तो हमें बताना है कि इस क्यू चार्ज की इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी। उसके लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स को मास डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिल जाएगी इनिशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो ये जनरल पॉइंट वाला केस है, kp/r³ √3 cos 60 + 1 cos 60 मतलब 1/2 3/4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा इतना kp/2r³ √7। तो चार्ज है क्यू, तो इसका मतलब इस चार्ज पे फोर्स जो लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आएगा QE। तो इसका मतलब Q की वैल्यू और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स को मास डिवाइड करेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज ओवर हियर बिकम्स इक्वल टू 2kp/2mr³ इंटू √7। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो n आता है हमारा √7, आंसर आता है सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A charge q is fixed at the origin of coordinate system while a small electric dipole meter dipole p pointing away from the charge along axis is free at point s। ये चार्ज फिक्स है ओरिजिन पे और एक डायपोल है जिसका सेंटर D पॉइंट D, 0 पे है, तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट कर रहा है। एट दिस मोमेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पे +qs। आपको पता नहीं इस पर कितना फोर्स होगा, आसान है।
ये शॉर्ट डायपोल है, क्लियरली बोला है इसने, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हम निकालेंगे। नाउ डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलॉन्ग द डायपोल मोमेंट, डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलॉन्ग द डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये चार्ज जो है सेंटर से डी डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp/r³ और 2kp/d³। इस पर अगर फोर्स लिखना है चार्ज के ऊपर तो Q इंटू ई, सिंपल सिंपल ये रहा फोर्स, फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर हमारा 2kp/d³ इंटू Q करना है, तो ये रहा आंसर, तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर ऑफ मैच करना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम्स एंड वी शैल सी दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस फिग 1.3, तो इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगा तो ये फॉल होगा, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर फॉल हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड द प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, बढ़िया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स की, मतलब ऊपर वाला प्लेट हमने पॉजिटिव चार्ज किया और नीचे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और यहाँ प्रोटॉन रखा, प्रोटॉन पे अब नीचे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी पे नीचे फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नीचे फोर्स लगेगा। अब इसने बोला है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंप्यूट करो टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस एंड कॉन्ट्रास्ट करो इनको, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, वो भी देखेंगे। देखो इस एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालनी है तो फोर्स निकालने के बैठे पहले ई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम ई। डिस्टेंस अगर ये फॉल करे नीचे की तरफ, लेट्स से एच डिस्टेंस, आई वुड से बाय सेकंड एक्सलेशन कांस्टेंट है, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन से डिस्प्लेसमेंट इन डाउन डायरेक्शन इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉल हो रहा है, इनिशियल लॉस जीरो है, तो यहाँ से हम जीरो से बहुत शुरू करेंगे, टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू एच डिस्टेंस अंडर रूट 2h/e। अब इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे E/me, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन जो उसको नीचे, इलेक्ट्रॉन का टाइम जो उसको नीचे लगेगा h डिस्टेंस आने में। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगी E/mp, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, इन मास डिफरेंट है। अब सेम डिस्टेंस h अगर ये फॉल करेगा तो ut प्लस हाफ APT², तो यहाँ से टाइम ऑफ प्रोटॉन जो आता है, टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू कवर h डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आता है 2h/mp। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हमें सब शूट की 2h/mp डिवाइड बाई e। क्लियरली दीज थिंग्स आर सेम इन बोथ, सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, दैट इम्प्लाइज टाइम टेकन इज मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इस केस में प्रोटॉन जो है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मैं लिखूंगा प्रोटॉन कवर्स सेम डिस्टेंस। ओके, सिंस प्रोटॉन इज हैवियर इट विल टेक, मैंने लिखा है ऑलरेडी, लिख मोर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, इट विल टेक मोर टाइम टू फॉल देन इलेक्ट्रॉन थ्रू द सेम डिस्टेंस। लेकिन ये ग्रेविटी के केस में नहीं है, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन विद दैट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटी में जो टाइम टेकन टू फॉल होता है वो होता है सीधे अंडर रूट 2h/g, उसमें तो मास का कंट्रीब्यूशन आता ही नहीं, मास कहीं पे आता ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे मास भी इन्वॉल्व होता है, तो टाइम टेकन टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मास, जिसका मास ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में थ्रू अ सेम डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if flux is zero there are no charge inside the closed surface, is it true? क्या ये सही है? if flux is zero, अगर flux is zero, अगर flux zero है, there are no charge inside the closed surface, this is false। क्यों नहीं हो सकता है? चार्ज तो हो सकती है ना, जैसे -q + q, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो है, लेकिन चार्जेस है इनसाइड, चार्जेस, देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द सरफेस, चार्जेस हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस भी जीरो पॉसिबल, नेट चार्ज शुड बी जीरो, फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये है नेट चार्ज शुड बी जीरो, एंड दिस ओनली पॉसिबल, जैसे यहाँ पे मैंने +q एंड -q लिया है, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल इधर, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम टॉर्क 0 फोर्स 0, तो इट इज हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट्स इट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगला सवाल, चार्जेस है यहाँ पे Q Q Q Q एंड Q, रेगुलर हेक्सागन पे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
देयर इज नो चार्ज ओवर हियर। इसने बोला ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हम यहाँ पे करेंगे एक प्लस क्यू रखेंगे, एक माइनस क्यू। अब हमें पता है क्यू 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 क्यू, इनकी और इस क्यू की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेंट्रल भी जीरो, तो बचा सिर्फ माइनस क्यू का। माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, और कितना करेगा, के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। हियर इट इज ऑप्शन 3 आंसर। Distance in regular hexagon from center to corner is a itself, that is the length of one side of regular hexagon. Next question. A point charge 3 nanocoulomb is placed at the origin. The intensity of electric field, मतलब magnitude of electric field due to this charge, magnitude नहीं मतलब electric field निकालना है, आपको निकालना है due to this charge at point √2, 1, 0. Fine. इसलिए कंसेप्ट है आपके पास, अगर पॉइंट चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर के क्यू बाई आर, यहाँ से आर डिस्टेंस का क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट, पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो अब ओरिजिन पे चार्ज रखिए 3 नैनोकूलम्ब, और कोई पॉइंट है √2, 1, 0, इस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ऑप्शंस वेक्टर्स में है तो वेक्टर फॉर्म में ही निकालेंगे। पहले यहाँ से आर ड्रॉ करेंगे, और ये आर आएगा √2 - 0 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 0 - 0 के कैप, ये रहा आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, तो वाई √3 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम सीधे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज 3 नैनोकूलम्ब एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू के चार्ज क्यू, ये साइन के साथ सबस्टिट्यूट करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सबस्टिट्यूट करना है, अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। मैंने यही किया है, के की वैल्यू 9 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू 3 इंटू 10⁻−9, नैनो मतलब 10⁻−9 इंटू आर वेक्टर का मतलब √2 आई कैप जैसे हमने निकाला है प्लस जे कैप अपॉन √3 का क्यूब, मतलब डिस्टेंस आर का क्यूब। इसी √3 का क्यूब के मैंने लिखा है √3 का स्क्वायर इंटू √3 एंड देन 9 3 27 10⁻9, ये सब कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे फिर इसको डिवाइड करेगा 9/√3 एंड फिर हमने इसको रैशनलाइज किया है 3√3 √2 आई कैप प्लस जे कैप, ये रहा इसका आंसर 3√6 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। ये आपके लिए होमवर्क है दोनों, ये भी और ये भी। गॉसियन सरफेस एनक्लोज इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज +2, व्हाट्स द टोटल फ्लक्स। देखो यहाँ पे टोटल फ्लक्स 0 है, ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल पे हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ऑन द डायपोल है, लेकिन नेट चार्ज कितनी होगी डायपोल पे, वो तो 0 होगी, इसका मतलब फ्लक्स होगी 0, ख्याल रखिए। क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपोल इज रेज फ्रॉम रेस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन द फिगर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेयरर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। हमें प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, जितना मैं आगे जा रहा हूँ उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम हो रही है। प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन फोर्स लगेगा, लेट्स से F1 प्लस क्यू, और माइनस क्यू पे उसके अपोजिट F1 माइनस क्यू। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो माइनस क्यू को फोर्स लगा रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू प्लस क्यू, तो इसका मतलब फोर्स इन प्लस क्यू ग्रेटर देन फोर्स इन माइनस क्यू, सो डायपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट। नीट में एक सिमिलर क्वेश्चन है और वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, उसमें उसने ऐसे दिया है, उसने यहाँ पे माइनस क्यू रखा है और ये प्लस क्यू, इस पर फोर्स इधर ज़्यादा लगेगा, इस पर फोर्स आगे कम लगेगा, तो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अगला सवाल, 4 identical dipoles having dipole moment P are managed symmetrically around a point O as shown the figure. The center of dipole at distance R. तो यहाँ से डिस्टेंस R अब बताएं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वो कितना है। डायमंड ऊपर की तरफ, ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Kp/r³। ये डायमंड ऊपर की तरफ, ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डायपोल मोमेंट के अपोज नीचे की तरफ कितना, Kp/r³। ये यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा 2Kp/r³, और ये यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी अलॉन्ग द एक्सिस आएगा 2Kp/r³, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6Kp/r³। ये हमें याद होना चाहिए, रिजल्ट याद नहीं मतलब समझना चाहिए, और ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का रेशियो बताना है थ्रू दिस एंड दिस। इसके थ्रू तो फ्लक्स आएगी सीधे E/πr², प्रोजेक्शन एरिया इसका सर्कुलर है, और इसका प्रोजेक्शन एरिया बेटा होगा हाफ सेमी सर्कुलर, उसका एरिया आएगा πr²/2, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी E/πr²/2,
और इसके नेट फील्ड आएगी ई इंटू आई आर स्क्वायर। रेशो अगर निकालोगे 2:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric dipole moment given by vector p is placed in uniform electric field. The amount of torque experienced by the dipole is 15 10 power minus 3 newton. What's the value of x का मोमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मेंस का क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए। तो इसने दिया है टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो डायपोल मोमेंट दी है वेक्टर फॉर्म में। तो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू पी क्रॉस सी 4 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ई एक्स आई कैप प्लस 5 जे कैप इंटू 10 पावर 3। सो हम यहाँ मल्टीपल करेंगे 4 आई कैप को पहले ई एक्स आई कैप के साथ और 5 जे कैप के साथ, ये भी फॉर्म से मल्टीपल हो जाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए आई क्रॉस कैप जे कैप के कैप होता है, जे क्रॉस के कैप जे क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू आई कैप। और सेम वेक्टर्स का सेम यूनिट वेक्टर्स या वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। 4 आई कैप को इसके साथ मल्टीपल करोगे तो 0 आएगा, 4 आई कैप को 5 के साथ मल्टीपल करोगे तब आएगा आंसर 20 आई कैप जे कैप के कैप। एंड सच ये कैलकुलेशन मैंने की, सिमिलरली 35 को इंटू 10 पावर माइनस 6 को इसके साथ मल्टीपल माइनस 35 इंटू को 5 जे कैप के साथ मल्टीपल, तो यहाँ आया आंसर। टॉर्क की वैल्यू इतनी आई। टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमने निकाला अंडर रूट ऑफ दिस 10 पावर माइनस 3 इंटू 20 प्लस 3x का होल स्क्वायर। ये रहा टॉर्क। 20 प्लस 3x स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 20 प्लस 3x सीधे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हमें आई, वो आर डी टी है वैसे 15 10 माइनस 3, मैंने इसके इक्वल की तो ये एक्स की वैल्यू 10 न्यूटन आई। नेक्स्ट ये होमवर्क है, आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी। With the following graph shows the correct variation of electric field as a function of along the axis of uniformly and positive charge ring of red। देखो पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की तरफ आएगा तो यहाँ ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग की तरफ फिर नेगेटिव आएगा तो यहाँ ऐसे आएगा। तो और मैक्सिमम का r/√2 पे 2/3√3 k3/r²। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आता है वो ये आता है 2/3√3 1/4 q/r²। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज q/6√3 π/r²। तो वैसी ग्राफ तो आएगी। ये तो हो नहीं सकते, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें गलत दिया है ऊपर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, infinitely long thin conducting sheets placed along yz plane with uniform charge in this again the following represents the magnitude of it। तो ये लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है σ/2ε, तो वही तो आंसर आएगा, ये वाला आएगा सीधे आंसर। कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स हमें पढ़ना है अभी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटेंस से पहले। कंडक्टर्स के बारे में हम कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो चार्ज डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। जैसे ये सरफेस है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, इस पॉइंट का थोड़ा ज़्यादा है। फ्लैटर पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, शार्पर पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। इलेक्ट्रॉन अगर आप कंडक्टिंग प्लेट पे या कंडक्टर पे चार्ज दोगे तो चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन अ वे कि जिन पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा सेटल हो जाती है, रुक जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में। तो सिग्मा लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज पॉइंट एरिया, तो आता है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स जो शार्प एंड्स होंगे जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे शार्प एंड्स जो हैं जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट 1, यहाँ पे सिग्मा सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय दिस पॉइंट σ2, followed by these 2 points σ3 σ4, और इन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, वहाँ शार्प एंड्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा चार्ज सेटल होती है। दूसरा पॉइंट कंडक्टर्स के बारे में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर्स इज ऑलवेज 0। इनसाइड कहीं भी कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तीसरा, इसको हम देखेंगे गॉस लॉ से प्रूव करेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास एक कैविटी होती है एक कंडक्टर के इनसाइड तो उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है हमेशा, प्रोवाइडेड कि इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं हो। कोई चार्ज अगर आपने रखी तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन इन जनरल नहीं आता है।
नेक्स्ट, अगर आप कैविटी के इनसाइड चार्ज क्यों रखोगे, तो हम देखते हैं बेटा कि जो ये कैविटी की इनर सरफेस है इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होती है। कितनी? अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू होती है। ये प्लस क्यू होती है तो इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी विल बी माइनस क्यू। तो अगर यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आई टुवर्ड्स द कैविटी ओवर हियर, तो इसका मतलब बाहर से प्लस क्यू आनी चाहिए। तो कैविटी के इनसाइड जो भी आप चार्ज रखोगे वो सीधे सीधे आती है, वो कैन से डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगला सवाल, टू चार्ज आर सिचुएटेड एट द पॉइंट्स 3a, 0, 5 5a, 0 respectively. The electric flux through the sphere of radius 4a. तो इसका मतलब ये तो एनक्लोज चार्ज नहीं है जो -5a, 0 पे है। -2q तो एनक्लोज है ही नहीं। ओनली चार्ज एनक्लोज इज 5q बिकॉज वो पॉइंट्स 3a, 0 पे है और सेंटर ऑफ सर्कल हमारा 4a, 0 या 0, -4a। तो ये चार्ज 3a, 0 पे है तो 5q/ε0। नेक्स्ट, जो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटा -2q -q, यहाँ पे -q और -q इसका इसके साथ डायपोल बनाएगा, -q इसका इसके साथ। ये डायपोल मोमेंट इधर आएगी, ये डायपोल मोमेंट इधर आएगी 60 डिग्री, तो इनका डायपोल मोमेंट नीचे आएगा QL√3, लेकिन -j कैप की तरफ। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, just a second. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मेटालिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज है शोन द फिगर। यहाँ पे एक मेटालिक रिंग है, AC एंड BD आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू आर्क AB, इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसने बोला है E है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट E टू आर्क ABC। देखते हैं, ये क्वार्टर आर्क है, क्वार्टर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और हमें पता है 2k/λ/r, फॉर्म होती है 2k/λ/r sin θ/2। sin θ/2 होने का मतलब sin 45, तो ये आएगा 1/√2। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क AB एंड दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू E/√2 दैट इज k/λ/r। या हम सीधे कह सकते हैं √2 k/λ/r। इसी को मैंने थोड़ा एडजस्ट करके A/√2 को लिखा है k/λ/r। ABC का अगर निकालना है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो आएगा 2 k/λ/r sin 180/2 sin 91 आएगा। तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 2IC/√2। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू ABC इक्वल टू E√2। यहाँ पे E/√2 हमारा है k/λ/r, दैट्स इट। उसके बाद k/λ/r के मिले में A/√2 लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ABC विल बी इक्वल टू twice times E/√2 which is 2/√2E, एंड उसको रैशनलाइज किया मैंने 2√2 डिवाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ABC कम्स आउट टू बी इक्वल टू E√2। बी पार्ट, सेकेंड पार्ट। इसमें एक और वेरिएशन आती है इस क्वेश्चन में, वो देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू AB, वो तो हमें पता है E, और पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस पोर्शन ऑफ द वायर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वायर कितना होगा। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर AB की वजह से इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको बैलेंस आउट करना चाहिए और इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि यहाँ नेट 0 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे है, आप उसको देख सकते हैं एक बार, ये होमवर्क है आपके लिए। इस एग्ज़ाम में तो कूलम्ब्स लॉ नहीं आएगा लेकिन आगे जाके ये काम आएगा आपको। क्वेश्चन हमारा सिंपल है कि यहाँ पे एक चार्ज है Q0 एंड Q0, बताइए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि ये Q0 बैलेंस हो जाए इसके साथ। Q0 पे mg sin थीटा नीचे, Q0 उसको रिपल्सिव फोर्स इधर KQ²/L²। इन दोनों का हमने सबस्टिट्यूट किया है एंड h की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे ये L निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे कि L इक्वल्स टू, या L cos थीटा ये है तो L sin थीटा लिख सकते हैं h के बराबर। तो वही h जो है वही L और h के बीच हमने रिलेशनशिप निकाली, h इक्वल L/2, L इक्वल टू h, एंड सबस्टिट्यूट किया है, डिफरेंट वैल्यूज सॉल्व किए हैं, फोर्स बैलेंस किए हैं, दिस इक्वल टू दिस, आपको आंसर आ जाएगा।
Long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge density of this rho. The electric field at an inside cylindrical volume at distance x equal to rho. देखो नॉन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, यहाँ नहीं दिया है हॉलो है कि सॉलिड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सॉलिड लेना पड़ेगा। और आपको सिर्फ लिखा है सफ़ेयर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सॉलिड सफ़ेयर लेना पड़ेगा। इनसाइड पॉइंट है, हमें पता है इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लो होता है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्स यहाँ पे आर के बदले हैं और एक्स जिसने दिया है 2 एप्सिलॉन नॉट बाय रो। सबस्टिट्यूट की है वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर आंसर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा। एक और सवाल हमारे लिए ऐसा है, इसकी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। चार्ज Q1 and Q2 आर एट पॉइंट्स A and B ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल OAB, Q1 Q2। The resultant electric field at the point O is perpendicular to hypotenuse। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये ए बी हाइपोटेनस है तो उसके परपेंडिकुलर है। जब द Q1 and Q2 इज़ प्रोपोर्शनल टू, बताइए Q1 Q2 किसके प्रोपोर्शनल है? जेई मेन का सवाल है, अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 और Q2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में है। Q2 प्रोड्यूस करेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के Q2, E2 का मैग्नीट्यूड होगा के Q2 बाई X2 का स्क्वायर। Q1 करेगा इस डायरेक्शन में के Q1 बाई X1 का स्क्वायर। इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में है और ये टोटल एंगल 180 है, उसमें से ये 90 और ये 90। अगर हाइपोटेनस है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है नेट, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कैंसिल हो रहे होंगे क्योंकि नेट तो इस डायरेक्शन में है। तो हम वही कंपोनेंट्स लिखेंगे। E2 अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी थीटा होगा, एंड ऐसे 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 ये थीटा, तो ये थीटा, ऐसे ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ये थीटा तो ये थीटा। E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 cos थीटा, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन में है। इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो उसका मतलब ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। इस E1 का ये वाला कंपोनेंट आएगा E1 cos 90 minus theta, E1 sin theta. As the question says, electric field is in this direction, perpendicular to this line. इसका ये एंड ये कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए। मैंने वही किया, E2 cos theta मस्ट बैलेंस E1 sin theta। E2 की वैल्यू की Q2 by X2 स्क्वायर, और cos theta मतलब बेस X2 by AB, मैंने लिखा है वही X2 by AB cos theta के बदले कि Q1 by X1 स्क्वायर, दैट इज E1। X1 AB का मतलब साइन थीटा आएगा X1 by AB, तो Q1 by Q2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू X1 by X2। ऑप्शन 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। ये Q यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A/2 टोटल A, तो इसका मतलब होल स्क्वायर प्लेट के थ्रू फ्लक्स आएगी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। नीचे की थ्रू आएगी Q/12 एप्सिलॉन नॉट, आधा स्क्वायर प्लेट है तो आधी फ्लक्स, और ऊपर से जाएगी आधी फ्लक्स Q/12 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे जाएगी, अगर ऊपर वाले प्लेट से जाएगी Q/12 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इससे जाएगी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, इससे भी जाएगी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और इसके आधे से जाएगी Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q/48 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q/12 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे, ये मिलेगी आपको शेडेड पोर्शन के थ्रू फ्लक्स। वेरी सिंपल, नीचे जाएगी Q/12 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी जाएगी Q/12 एप्सिलॉन नॉट, इस आधे में से जाएगी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी जाएगी Q/24 एप्सिलॉन नॉट, उसके आधे से जाएगी Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो शेड पोर्शन थ्रू फ्लक्स आएगी नीचे वाला Q/12 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/48 एप्सिलॉन नॉट। आंसर इसका ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन ये सारे जेईई मेंस के सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है यूनिफॉर्म है, पास से थोड़ी सरफेस एरिया ये 4 मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट वेक्टर ये है। इसका मतलब एरिया वेक्टर हम लिखेंगे 4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई उसका यूनिट वेक्टर। तो फ्लक्स हम निकालेंगे इसीलिए E.E, बस वही किया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, आंसर आता है 12 इसका फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है। विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस प्रोड्यूस अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, दिस इज फॉल्स। पैरेलल होने का मतलब ग्रेज कर रही है फील्ड लाइन, टच कर रही है ग्रेज टच कर रही है फील्ड लाइंस सरफेस को, तो फ्लक्स जीरो आ जाएगी सीधी। इसे बोला है नॉन जीरो फ्लक्स, दिस इज फॉल्स। बाकी सब ट्रू है, यू कैन रीड देम। अगेन एक सवाल,
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एरिया वेक्टर दिया है, फ्लक्स निकालनी है, ईजी है। और लास्ट नॉट लीस्ट दिस क्वेश्चन, हमारे पास वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा परसों। जस्ट प्रिवेंट्स ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फ्रॉम फॉलिंग। इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट बैलेंस में है तो इसका वेट नीचे होगा। वेट को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर जाना चाहिए, चार्ज पे क्यू है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए ताकि फोर्स लगे ऊपर की तरफ क्यू इंटू ई, वो बैलेंस करें एम जी को। क्यू ई को मैंने क्यू ई को बैलेंस किया एम जी के साथ, एम जी मतलब 10⁻³ न्यूटन। यहाँ से चार्ज आती है इस वाटर ड्रॉपलेट पे। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, कॉर्नर है यहाँ पे, कॉर्नर के जस्ट ऊपर ए, यहाँ पे चार्ज क्यू है, आपको बताना है स्क्वायर प्लेट के थ्रू फ्लक्स कितनी है। ये क्वेश्चन क्लास जो ये क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया है बट डिफरेंट तरीके से। हमने यहाँ पे चार्ज क्यू ली थी क्यूब के ए, हमने देखा था इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स जाती है Q/8 एप्सिलॉन कॉर्नर पे अगर होगी। हमने ये भी देखा था कि टॉप सरफेस, बैक सरफेस और ये वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज़ीरो, तो इसके थ्रू और इसके थ्रू और फ्रंट सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगी पास थ्रू ईच Q/48 एप्सिलॉन। तो ये केस है, स्क्वायर प्लेट है ये वाला पार्ट, और यहाँ से ऊपर कुछ ए डिस्टेंस Q चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स आई Q/48 एप्सिलॉन। सिंपल, दिस वाज इट। थैंक यू। यू शुड रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस एंड द नोट्स जो हमने क्लास में देखे हैं, एंड सम पॉइंट्स रिगार्डिंग कंडक्टर्स। कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा अगर कैविटी के इनसाइड चार्ज नहीं है। कैविटी के इनसाइड जो भी चार्ज रखोगे तो वो सरफेस पे आती है, यहाँ पर रखोगे प्लस क्यू, यहाँ आएगी सरफेस पे इंड्यूस होगी -Q चार्ज। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। एंड डिफरेंट ग्राफ्स जो हमने ऑल ऑफ द ग्राफ्स किए हैं, क्वेश्चंस छोटे मोटे, तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, इवन इस नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हो। थैंक यू।